गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था रिमाइंड करवा देता हूँ। हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लास्ट टॉपिक चल रहा था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है, लेस क्वांटिटी, प्लस व्हाट इज द सॉल्वेंट, ग्रेटर क्वांटिटी, गिव्स टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के दो टाइप बताए थे। पहला था ट्रू सॉल्यूशन, इफ एनी सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्विंग सॉल्वेंट, यदि कोई भी सॉल्यूट आपका 100% डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में तो वो होता है ट्रू सॉल्यूशन। हम यहाँ पर जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे थे वो सभी सॉल्यूशन है आपके ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन होता है कोलाइडल और सस्पेंशन। कोलाइडल सॉल्यूशन का मतलब है कि साइज ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने मिल्क प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन बनाया, दूध के साथ पानी डिसॉल्व कर दिया, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन बनेगा कोलाइडल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि वाटर पार्टिकल के जो सॉल्यूट रहेंगे वो अप्रोक्सीमेट 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करेंगे। वाईफाई का प्रॉब्लम है क्या? और तीसरा होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल क्ले प्लस वाटर, मिट्टी का पानी में डिसॉल्व करना। घुलता है मिट्टी? नहीं घुलती, वो होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। देन इसके बाद हमने बात किया था टाइप्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन में। तो यदि सॉल्यूट, इफ सॉल्यूट इज अ सॉलिड इन फेज, केस फर्स्ट, याद करो, सब रिमाइंड करवा रहा हूं, मैंने सब पढ़ाया हुआ। केस फर्स्ट, if solute is solid in phase and solvent is liquid in phase। अगर आपका सॉल्यूट सॉलिड फेज में है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड फेज में है तो इसमें आपका बनेगा ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट आपका सॉलिड फेज वाला, सॉरी सॉल्यूट नहीं, इफ वन सब्सटेंस इज solid in phase and another substance is liquid in phase, तो जो लिक्विड वाला सब्सटेंस रहेगा वो क्या होगा? लिक्विड सब्सटेंस इज, बोलिए, सॉल्वेंट, एंड सॉलिड सब्सटेंस क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। याद आ रहा है कुछ? सॉलिड सब्सटेंस इज सॉल्यूट। देख केस सेकंड था, इफ बोथ सब्सटेंस और लिक्विड है, दोनों सब्सटेंसेस आपके लिक्विड है, तो जिसमें ग्रेटर क्वांटिटी होगी वो सॉल्वेंट होगा, लेसर क्वांटिटी सॉल्यूट। ये दोनों केसेस हो गए थे। देन इसके बाद हमने ग्रुप ए ग्रुप बी दो पार्ट में डिस्कस किया था, डिवाइड किया था। ग्रुप ए आपके वो थे जो आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट और वॉल्यूम डिपेंडेंट यूनिट थे। ग्रुप बी आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड मास डिपेंडेंट यूनिट थी। उसमें हमने पढ़ा था पहला मोलैरिटी पढ़ लिए थे। मोलैरिटी जिसकी यूनिट होती है आपकी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट होती है आपकी मोल पर लीटर या मोलर, मोलर भी बोलते हैं या मोल पर लीटर भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज द मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट एंड ऑल्सो वॉल्यूम डिपेंडेंट यूनिट। एंड मोलैरिटी आप देखना नोट्स में, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहो, बहुत यूजफुल होगी। मोलैरिटी इज द मास डिपेंडेंट यूनिट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट एंड इट रिप्रेजेंटेड a small m। यूनिट ऑफ अ मोलैरिटी इज द मोलल। मोलल थोड़ा सा डिफरेंस है, मोलर MOLAR, मोलार भी कोई कोई बोलता है बट मोलर, और ये है आपका मोलल, कोई कोई मोलाल भी बोलता है बट मोलल एंड मोलर। थर्ड वन इज द मोल फ्रैक्शन, जिसे हमने जाई से रिप्रेजेंट किया था, कोई कोई जीता भी बताएगा बट मैंने इसको बताया था मोल फ्रैक्शन को जाई। एज ए सेम लाइक बिल्कुल एक्स की तरह होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इससे हम मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन। क्या ट्राइपॉड? हाँ, क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। हाँ देखिए, तो मोल फ्रैक्शन भी आपका मोलैरिटी पढ़ा दिया, मोलैरिटी पढ़ा दिया, मोल फ्रैक्शन पढ़ा दिया। फोर्थ वन इज द पीपीएम भी मैंने पढ़ा दिया था, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन ये भी हो चुका था। और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ थे आपके परसेंट W/V। इसका मतलब था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेट बाई वॉल्यूम। एंड सिक्स नंबर था परसेंट W/W और सेवंथ नंबर था परसेंट V/V। ये तीनों अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 11th में, क्योंकि हमें इसका डिटेल 12th में भी पढ़ना है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, परसेंट W/V, परसेंट W/W और परसेंट V/V, इसको हमने डिटेल में पढ़ाया है। इसको पढ़ने के लिए आप प्रीवियस नोट्स देखें। अब हम आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक बचा था नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी के लिए हमें बहुत सारे पहाड़े पढ़ने पड़ेंगे।
उसके लिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट का कैलकुलेशन, व्हाट इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज द एन फैक्टर, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर नॉर्मेलिटी के लिए। क्लियर है? तो अब लास्ट फैक्टर है नॉर्मेलिटी, इसके बाद स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो नॉर्मेलिटी क्या है? नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी मोलरिटी पर डिपेंड करती है। तो लास्ट फैक्टर आपका नॉर्मेलिटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी। इट्स रिप्रेजेंटेड अ कैपिटल एन, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड यूनिट ऑफ अ नॉर्मेलिटी दैट इज द नॉर्मल, यूनिट इसकी नॉर्मल या एन। नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट है आपकी नॉर्मेलिटी की नॉर्मल और कैपिटल एन। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी होती क्या है? तो देखिए, जैसे मोलरिटी आपका क्या होता था, मोलरिटी इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट इन लीटर, यही था ना मोलरिटी, याद है ना किसी को? मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ अ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन लीटर। फिर डिफरेंट डिफरेंट हमने फॉर्म तैयार किए थे। अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी की अगर बात करेंगे तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वीएफ, वैलेंसी फैक्टर से बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर के कई सारे टाइप हैं। m इज इक्वल टू मोलरिटी, वेयर m इज इक्वल टू मोलरिटी। अगर आपकी डायरेक्टली मोलरिटी नहीं गिवन है तो फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, m की जगह। वैलेंसी फैक्टर के कई सारे टाइप्स हैं। तो व्हाट इज द वीएफ, वैलेंसी फैक्टर से बोलते हैं। देखिए, वीएफ कैलकुलेट करने के लिए पहला टाइप है आपका वीएफ को हम एन फैक्टर भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। बुक में आपका एन फैक्टर मिल सकता है, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एन फैक्टर एंड वैलेंसी फैक्टर बहुत सारा सेम। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द एन फैक्टर, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर, ये होते क्या है, तो उसके बारे में देखिए। वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर जो होंगे वो एसिड के लिए अलग होंगे, एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों आ जाएंगे। सेकेंड वन इज द बेस के लिए कैलकुलेशन सिमिलर टू एसिड बेस होगा। थर्ड वन इज द सॉल्ट के लिए अलग होगा। फोर्थ वन इज द फॉर रिएक्शन के लिए अलग होगा। रिएक्शन आपको यहाँ पर जो रिएक्शन पढ़नी है वो एसिड बेस रिएक्शन है, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है। एसिड बेस रिएक्शन गिव्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, 10th में इतना तो पढ़ा ही होगा ना। एसिड बेस रिएक्शन गिव्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पर उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन। और इसको बोलते हैं, लिखते चलिए, नोट्स प्रॉपर में बनाइए, और एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस जो रिएक्शन होती है वो आपको सॉल्ट एंड वाटर देती है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। ये देखिए, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करने के चार टाइप के कंपाउंड होंगे, सभी टाइप के कंपाउंडों का एसिड का वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करेंगे, बेस का वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट होगा, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट होगा, और रिएक्शन का वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर रिएक्शन, क्योंकि ये तो रेड डेटा होते हैं। यहाँ पर आपको रेडॉक्स रिएक्शन में मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा, तो बहुत सारी चीजें जो हर एक चैप्टर में लिंक होती हैं कहीं ना कहीं रिवाइज होती रहती हैं, तो ये तो आपका ज्यादा रिपीट नहीं होंगी, लेकिन ये आपका बैलेंसी फैक्टर फॉर रिएक्शन हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां तक क्लियर है सभी को? ऐसा और नो? इज इट क्लियर? सभी लोगों को क्लियर है? प्रियंका, पार्कर, राहुल कुमार, शाह, मैनी मोर स्टूडेंट, यहां तक सभी को क्लियर है? बैलेंसी फैक्टर चार टाइप से कैलकुलेट करेंगे, चार टाइप के कंपाउंडों के लिए अलग अलग बैलेंसी फैक्टर होगा। एसिड के लिए अलग होगा, बेस के लिए अलग होगा, उसमें से स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों ही सकते हैं, बट इन जनरल आपसे स्ट्रॉन्ग ही बेस, एसिड और बेस पूछा जाएगा। उसका रीजन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग जो कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस 100% डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट ऑफ एजाइल, मतलब ये रिवर्स नहीं आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो HCl है, HCl, H और Cl आपस में माइल्ड टुगेदर, मतलब बाइंड टुगेदर, एक दूसरे के जो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके आपस में बाइंड है, तभी मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है। और अगर आपने इसको पानी के साथ हीट कर दिया, देखिए अपने आप से तो कोई भी कंपाउंड ब्रेक नहीं होता है, पानी अंदर स्टोर होता है, जो कि बोला नहीं जाता, मैंने पहले बताया था, आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर हीट कर रहे हो तो किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो?
मीडियम क्या है? मीडियम सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर आप इतना देखिए कि अगर HCl मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस है, ये रिवर्स नहीं आ सकता। एक बार आपने हीट कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा कंप्लीटली। सपोज करो मैंने इसके 10 मोलर लिया, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? HCl की 10 मोलर। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि जितना भी आप कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वो अपने आयन में, जितने भी आयन में ब्रेक होगा सभी की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी। ये होता है आपके स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं कंप्लीटली डिसोसिएट जो होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल H2S की बात कर लें हम, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो ये आपका ब्रेक होगा 2H प्लस आयन प्लस S माइनस 2 आयन, मतलब ये आपका 2H प्लस प्लस S माइनस 2 सल्फाइड आयन में ब्रेक होगा, और ये फर्दर आपका फिर से HCl बाइंड कर सकता है, बना सकता है, क्योंकि वीक है। तो आपके सिलेबस में स्टेबल स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं बता दूंगा, और कुछ गिने चुने आपके बेस हैं जो स्ट्रॉन्ग है, उनके रेस्पेक्ट में जितने भी आपके एसिड और बेस मिलते हैं सभी आपके वीक होते हैं। इज इट क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई टेंशन नहीं लेना। चलिए हम बात करते हैं एसिड बेस सॉल्ट एंड रिएक्शन का कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। यहां तक क्लियर है सभी को? और नो? वेरी गुड। चलिए, तो एन फैक्टर जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं इस तरह से एनसीईआरटी में नहीं होगा। एनसीईआरटी में डायरेक्टली एन फैक्टर का एप्लीकेशन डायरेक्टली क्वेश्चन में समझा दिया। मैं क्वेश्चन में नहीं समझाता, मैं आपको पहले एन फैक्टर का कैलकुलेशन सिखा देता हूं, राइट? फिर इसके बाद हम क्वेश्चन का एप्लीकेशन करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एन फैक्टर कैलकुलेशन, तो हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। First one is the for acid. For acid. For acid. एसिड का वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर एसिड? देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से। क्या होता है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, दो टाइप के एसिड होते हैं, तो हम जो वैलेंसी फैक्टर की बात कर रहे हैं चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, यहाँ पर एन फैक्टर का कैलकुलेशन सेम ही होगा। तो एन फैक्टर होगा फॉर एसिड, एन फैक्टर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन। बस आपको कुछ नहीं देखना, बहुत इजी। टोटल नंबर ऑफ, अब दे एसिड है, अगर सपोज करो वो एसिड है तो उसमें H प्लस आयन होगा ही होगा। आप ब्रेक करो, जितने H प्लस आयन आएंगे वही उसका एन फैक्टर होगा। दैट्स इट, इजी है। टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन इज नोन एज एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। अगर एसिड है तो उसमें H प्लस आयन प्रेजेंट है, अगर H प्लस आयन प्रेजेंट है तो जितने H प्लस आयन में ब्रेक हो रहा है वही उसका एन फैक्टर होता है फॉर एसिड। अभी हम एसिड की बात करें, फॉर एग्जांपल H2SO4, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है कि वीक है इससे भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं। जब इसको आप ब्रेक करेंगे, हालांकि स्ट्रॉन्ग एसिड है मुझे मालूम है, आपको अगर नहीं मालूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई रोल नहीं है। तो अगर सपोज करिए ब्रेक हो रहा है तो आपका 2H प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2 आयन, दिस इज द हाइड्रोजन आयन, और इसको बोलते हैं सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। यहाँ पर टोटल एन फैक्टर, टोटल H प्लस आयन कितने मिले? 2। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयन कितने हैं? 2। इस तरह से फॉर एसिड के लिए कैलकुलेट, बहुत इजी है। इजी है ना? स्टेप बाय स्टेप देखना बहुत इजी है, क्योंकि जब हम एक साथ रिएक्शन को मर्ज कर देंगे, जब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन, वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है। वो डिफिकल्ट होगा नहीं अगर स्टेप बाय स्टेप आप समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रेक कैसे करते हैं? ओके, देखिए ब्रेक करने के लिए मैंने सिर्फ ब्रेक आपको दिखाया कि ब्रेक कैसे कर रहे हो। इसको पानी की प्रेजेंस में हीट कर दो, कोई भी एसिड है या कोई भी बेस है उसको वाटर की प्रेजेंस में आपने हीट कर दिया, होगा क्या? देखिए, अबे मुझे मैकेनिक्स बताना पड़ेगा। मैकेनिक्स का मतलब होता है पाथ। हम पाथ की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने पूछा ब्रेक कैसे होता है। आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड को आप ब्रेक कर रहे हो तो वाटर की प्रेजेंस में कर रहे हो। वाटर इज द सॉल्वेंट, तो वाटर एक सॉल्वेंट है, उसकी प्रेजेंस में आपने हीट किया। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 प्लस H2O, राइट? अब वाटर आपको पता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि वाटर इज अ एम्फोटेरिक एसिड। एम्फोटेरिक का मतलब है कि वाटर H प्लस दे भी सकता है और ले भी सकता है, H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है और H प्लस डोनेट भी कर सकता है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके पास H प्लस डोनेट और एक्सेप्ट करने दोनों की टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा, ध्यान से देखना, H प्लस प्लस OH माइनस है,
ब्रेक हो गया H+N प्लस OH माइनस N। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें भी आपका ब्रेक होता है H+N प्लस SO4 माइनस 2N, ये भी ब्रेक होता है भाई। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एसिड है ना, एसिड। अभी एसिड बेस थ्योरम काफी आगे है, आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में एसिड बेस थ्योरम का बहुत डिटेल 3-4 लेक्चर में हम एसिड बेस ही डिस्कस करते हैं, तो वहां पर आपका और क्लियर हो जाएगा। तो H2SO4 ब्रेक होता है H+ प्लस SO4 माइनस 2N में। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है ये H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये आपका बनाएगा H3O प्लस आयन, जिसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपने पूछ लिया तो बता दिया। H+ को इसने एक्सेप्ट कर लिया वाटर मॉलिक्यूल, ये बन गया हाइड्रोनियम आयन, प्लस आपका निकल गया SO4 माइनस 2N, जो कि यहाँ पर ये देखो सल्फेट है। तो ये जो हाइड्रोनियम आयन है, इसी हाइड्रोनियम आयन को बोलते हैं H+ आयन। इसका नेचर कैसा होता है H+ आयन, ये H+ आयन की तरह। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है एसिड होगा। एसिड की आइडेंटिफिकेशन ही होती है, एसिड की पहचान होती है कि वो H+ आयन छोड़ता है जब ब्रेक होता है। ब्रेक कैसे होता है, पानी में आप हीट करते हो, अपने आप से ब्रेक नहीं होता है। गेटिंग माई पॉइंट और एनी डाउट? तो आप इतना डिटेल में मत देखो बेटा, यहाँ पर जरूरत नहीं है हमें, ये तो मैं रिएक्शन मैकेनिक्स 12th में रटा दूंगा, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत इजी होती है। तो ये आपके कैसे होते हैं, इसका पाथ होता है, सिस्टम होता है, जिसे मैकेनिक्स बोलते हैं। लेकिन मैं इतना बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप हो, आप अपने घर पे हो, एक सिंपल सा एग्जांपल, आपको पढ़ने के लिए बोला जाए तो आई थिंक पढ़ने का मन नहीं करता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं करता होगा। स्कूल आने का मन किया कि आज चलो क्लास जाना, नहीं कर रहा, लेकिन आपको एक रेगुलर आना पड़ता है, तो किसी ना किसी का प्रेशर होता है पीछे से, मम्मी का, पापा का, फैमिली का, या किसी का दोस्त का, तो प्रेशर होता है। उसके प्रेशर की वजह से आप आते हो, मतलब कोई तो पुश कर रहा है ना आपको, पीछे से धक्का दे रहा है। इसलिए अगर हम अपने मन की मर्जी के मालिक हो जाए, तो आज नहीं मन कर रहा है, चलो यार आज नहीं पढ़ाते, आज इंजॉय कर देते, आज कॉफी पी लेते, आज गोवा घुमा। तो अगर हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है तो हम नहीं करेंगे काम उतना इजीली, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर जो कोई भी कंपाउंड अगर ब्रेक होता है अपने आयंस में, तो अपने आप से ब्रेक नहीं होता है कि बस उसको आपने हीट कर दिया ब्रेक हो गया। किसकी प्रेजेंस में कर, मीडियम क्या है, किसकी प्रेजेंस में, आप यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, किसकी रेफरेंस में आए हो, किसके रेफरेंस में आए हो? इंस्टीट्यूट यशोदीप है, कौन पढ़ा रहा है? तिवारी सर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। रेफरेंस क्या है? ये यशोदीप, समझ रहे हो ना। तो रेफरेंस मतलब मीडियम, कोई भी कंपाउंड का ब्रेक करने के लिए उसका मीडियम होता है। सॉल्वेंट के दो टाइप होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, ये सब डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में मत पढ़ो। चलिए H2SO4 इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 आप बताएंगे, कैलकुलेट द एन फैक्टर, फटाफट बताइए, कैलकुलेट द एन फैक्टर फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल। एग्जांपल नंबर 2 नाइट्रिक एसिड HNO3, बताइए एन फैक्टर कितना होगा। नाइट्रिक एसिड, इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा H+N प्लस NO3 माइनस आयन। अरे इतना टाइम क्या लग रहा है, एक ही तो H+N मिल रहा है, तो एन फैक्टर इसका हो जाएगा 1। H2SO4 का 2। आपके पास दो ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब सॉरी एक ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो डाई बेसिक होता है, H2 सॉरी इसका एन फैक्टर 2 है, इसका मतलब इसको बोलते हैं डाई बेसिक इन नेचर, वो भी बता दूंगा आगे कैसे। 2 H+ है तो डाई बेसिक, ये एक ही H+ है तो इसको बोलेंगे मोनो बेसिक, मोनो बेसिक, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो HI हाइड्रोजन आयोडाइड, H++ I माइनस, इसमें एन फैक्टर कितना होगा, एक ही H+ आयन दे रहा है, दैट इज द 1। H2S की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 H2S, ये आपका ब्रेक किया, हीट करने पर ब्रेक हुआ 2H+N प्लस S माइनस 2N, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया 2H+N, लिखने की जगह नहीं है, 2H+N प्लस S माइनस 2N, दैट इज द 2। क्लियर हो रहा है। H2S एग्जांपल, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपका ब्रेक हुआ वीक है, तो ये 2H+N प्लस S माइनस 2N, सॉरी S माइनस 2N सल्फाइड। आपको बार बार ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पर देखा कंपाउंड है, इसमें कितने H+N होंगे, दो H+N होंगे, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज द एन फैक्टर फॉर H2S इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर और एनी डाउट? इतना क्लियर है क्या सभी को? एन फैक्टर,
तो चलिए, केमिस्ट्री इज द ओवर अबाउट इंफॉर्मेशनल, है ना, इंफॉर्मेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पहले हमने बात करी थी। दूसरी हमने बात करी थी केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल घुसे पड़े हैं बहुत सारे, एक्सेप्शनल अपवाद बहुत है। तो कुछ अपवादों की बात कर लेते हैं जो कि ये रूल को फेल कर देंगे। अपवाद ना हो तो केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाए। तो अपवाद क्या है? एक्सेप्शनल तो कुछ नहीं है, उसका रीजन बता दो। केमिस्ट्री में या साइंस में कोई एक्सेप्शनल नहीं होता। जो चीजें हमें याद नहीं होती या उसके आंसर इजीली पता नहीं होते, मार्क चाहिए, जो चीजें हमें इजीली पता नहीं होती उसको हम मान लेते हैं, दैट इज द एक्सेप्शनल केस। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी रीजन एक्सप्लेन करूंगा। H3PO4, नाम बताइए इसका। इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़ेंगे 12 तक पढ़ते रहेंगे, रट जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, H3PO3, इसका नाम है फॉस्फोरस एसिड। और एग्जाम्पल नंबर 3, इसका नाम है H3PO2, पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड, दैट्स इट। अब देखिए यहां पर एन फैक्टर की बात करते हैं, एन फैक्टर की। H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, नाम भी मैंने बता दिया, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO3 का नाम है फॉस्फोरस एसिड और H3PO2 का नाम है फॉस्फोरस एसिड। एन फैक्टर की हम बात करते हैं, हमें बात किसकी करनी है? एन फैक्टर की। तो एन फैक्टर की जब बात करेंगे तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ऐसा लग रहा होगा कि H3PO4 ये तो हीट करने पर ब्रेक होगा, 3H प्लस आयन देगा, प्लस H3PO4 after heating gives to 3H plus ion plus PO4 minus 3 ion। ठीक है, तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा? दैट इज द 3। एन फैक्टर कितना होगा? फॉस्फोरिक एसिड का 3। इसमें भी आपको लगेगा कि एन फैक्टर 3, इसमें भी लगेगा 3H प्लस है ना, टोटल H3 कितने हैं? 3, यहां पर भी 3, यहां पर भी 3, तो एन फैक्टर सभी के 3-3 आ रहे हैं, सभी के 3-3 आ रहे हैं। ये बच्चा गलतियां तब तक करता है जब तक जेई और नेट के एग्जाम देकर नहीं आ जाता, हमेशा हो रही थी। 3-3-3 क्यों? क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन पढ़ रखी है टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन, दैट इज द एन फैक्टर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, उसके रेस्पेक्ट में आयन भी तो बनना चाहिए। अगर ये कैटायन 3H प्लस आयन बन रहा है तो इसका नाम है फॉस्फेट आयन, दिस इज द फॉस्फेट आयन। इन जनरल बात करता हूं, ऐसा कोई टीचर बात करेगा नहीं, एनसीईआरटी गूगल में कहीं मिलेगा नहीं। मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को समझना। मैंने क्या बोला? यहां पर एन फैक्टर आपका 3 है H3PO4 के केस में, लेकिन इन दोनों के केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप H3PO4 को ब्रेक करते हो, आफ्टर हीट करते हो, हीट करने के बाद ये 3H प्लस आयन प्लस PO4 माइनस 3 आयन में डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, राइट। मतलब ये H प्लस आयन के रेस्पेक्ट में फॉस्फेट आयन एग्जिस्ट करता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जब इनको आप ब्रेक करते हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, पर्सनल फिनोमिना, लेकिन ये गलत नहीं है, 100% प्रूव है। हो सकता है लोगों को मालूम ना हो, मेरे को मालूम है। तो ये आपको जब हीट करते हो, ऐसा कोई रीजन नहीं, मैं रीजन वो भी बता दूंगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट वो तो रटी रटाई चीजें हो जाएंगी, आप कॉन्सेप्ट समझिए। H3PO3 को आप हीट करते हो, ये 3H प्लस आयन में ब्रेक होना चाहिए, प्लस विद रेस्पेक्ट PO3 माइनस 3 आयन मिलना चाहिए, यही होगा 3H प्लस आयन। बट ये आयन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, एग्जिस्टेंस नहीं होती इस आयन की, तो एनसीईआरटी में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। इसकी हम बात करेंगे तो 3H प्लस सॉरी H3PO2 आफ्टर हीटिंग डिसोसिएट हो जाएगा 3H प्लस आयन प्लस PO2 माइनस रिचार्ज, ये आयन एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब PO3 माइनस 2 आयन एंड PO3 माइनस 3 आयंस, ये आयंस नहीं होते, तो इनका एन फैक्टर ये 3, इसका भी नहीं होता और इसका भी एन फैक्टर 3 नहीं होता, सिर्फ इसका एन फैक्टर 3 होता है, दैट इज द H3PO4। क्लियर है? तो अभी इनका एन फैक्टर होता क्या है और ये क्यों नहीं एग्जिस्ट करते हैं, किस वे से या किस तरह से हम डिफाइंड करेंगे इसका एन फैक्टर, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ लिखने के लिए, देखने के लिए इसको आप लिख लीजिए। मैं रफ कर दूं अगला पार्ट। यहां तक क्लियर है सभी को? अब हम बात करते हैं H3PO3 का एन फैक्टर होता क्या है, 3 क्यों नहीं होता
और ये क्यों इस तरह से ब्रेक नहीं होता? H3PO2 का फैक्टर 3 क्यों नहीं होता? ये इस तरह से ब्रेक क्यों नहीं होता? क्यों? हर सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर है। हर सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इस सवाल का जवाब है ना? क्लियर है यहां तक सभी को? यस और नो? हर सवाल का जवाब नहीं होता। सभी को क्लियर है यस और नो? थोड़ा जल्दी बोलिए। 21 यस। देखिए अब मैं रीजन एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ये 3 एसिड आपके एक्सेप्शनल बोल दिए जाते हैं। इन जनरल टीचर बोल देता है कि बेटा H3PO4, H3PO3 और H3PO2 दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड, phosphorus acid and pyrophosphorus acid is the exceptional compound। आप इनके n फैक्टर रख लीजिए। n फैक्टर होगा दैट इज द, इसका n फैक्टर होगा 3, इसका n फैक्टर होगा 2 और इसका n फैक्टर होता है 1। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि रेटो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ऐसा क्यों होता है। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि इसका n फैक्टर है 3, इसका n फैक्टर है 2, इसका n फैक्टर है 1। आपको कुछ तो आइडिया लग रहा होगा। 3 2 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जितने हैं उससे एक कम n फैक्टर है। यही दिख रहा है ना, 4 3 3 2 2 1 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर n फैक्टर की उन्होंने डिफिनेशन भी दे दिया। किसने? अरे जिसने भी ये n फैक्टर के बारे में सोचा होगा उन्होंने डिफिनेशन दे दिया। n फैक्टर इज इक्वल टू, फॉर इन पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, ये आपका n फैक्टर होता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1। अब यहाँ पर एक डिफिनेशन और होती है, देखिए हम एक्सप्लेन करते हैं। इनको स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू। तीनों का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं, हालांकि मैंने फाउंडेशन में भी बता रखा है कि वी सिलेक्ट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फॉर सेंट्रल एक्सेप्ट टू हाइड्रोजन। दुनिया में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, दुनिया में मतलब पीरियोडिक टेबल में, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी कोई भी एलिमेंट जो आप सेंट्रल एटम के लिए सेलेक्ट करते हैं उसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। दूसरा आप ऐसा मान लो पेरेंट एटम, जो लेस नंबर ऑफ एटम होंगे, कम नंबर ऑफ एटम, वो सेंट्रल में जाएंगे। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था फाउंडेशन में कि किसी भी स्टेट का सीएम, चीफ मिनिस्टर एक ही हो सकता है, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर एक ही हो सकता है, मम्मी पापा एक ही हो सकते हैं, मम्मी पापा के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के बहुत सारे मम्मी पापा नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? नहीं ना। तो सेम, तो पेरेंट एटम आप सेलेक्ट कर लो। पेरेंट एटम मतलब लेस नंबर ऑफ एटम ऑलवेज सेंट्रल के लिए, लेस नंबर ऑफ 3। अरे वो सभी को बाइंड करके रखेगा ना, तो एक ही कोई लीडर होना चाहिए, तो लीडर हो गया ये सेंट्रल के लिए। एक फास्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन को हम सेंटर नहीं बना सकते। समझ गए मेरी बात? जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट का एक कैपिटल होती है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, तो कैपिटल इन द सेंस इस तरह से बनाया जाता है कि वो ओवरऑल उस स्टेट का सेंटर होगा। नियर अबाउट थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, बट जो कैपिटल सेलेक्ट होते हैं वो नियर अबाउट सेंटर होता है। इंडिया की कैपिटल दिल्ली, वो सेंटर है। दिल्ली भारत का सेंटर पॉइंट है चारों तरफ से। हालांकि हो सकता है कि एरिया कम ज्यादा हो थोड़ा बहुत, लेकिन सेंटर मान के किया जाता है। तो यहाँ पर फास्फोरस हमने सेंटर में सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ऑक्सीजन एटम ऑलवेज सराउंडिंग में होंगे। अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, राइट। फास्फोरस को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड तीनों फास्फोरस के साथ बना लेगा ऑक्सीजन। बना लिया कि नहीं? 2 2 4 2 2 4 2 6, हाँ, तीनों फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन ऑक्टेट सिंगल बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया फास्फोरस का। इन तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो इनके साथ हम एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक ये सिग्मा बॉन्ड 7, एक ये 8,
और आपको पता है कि हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सिंस इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो सब क्या होता है हम आगे डिटेल में बात करेंगे नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा। टाइम नहीं है, मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बता दूंगा। OH OH और H, H3 थे, 3 ऑक्सीजन थे, 1 फॉस्फोरस। इसका स्ट्रक्चर आपका इस टाइप से होगा, P डबल बॉन्ड O, O सिंगल बॉन्ड H, H और H। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1 इज नोन एज एन फैक्टर। अब यहाँ पर ये सभी क्या है, एसिड है, तो इनकी बेसिसिटी क्या होगी, तो इनके लिए बेसिसिटी, और सिर्फ इनके लिए बेसिसिटी इज इक्वल टू acid will always gives to basicity and base will always gives to acidity। मतलब एसिड का बेसिसिटी होगा, बेस का एसिडिटी होगा। यहाँ पर ये सभी क्या एसिड है, इनकी जो बेसिसिटी होगी दैट इज द नंबर ऑफ OH बॉन्ड, नंबर ऑफ OH बॉन्ड। इसकी बेसिसिटी कितनी है, OH बॉन्ड कितने हैं, 3, और ये बेसिसिटी ही दैट इज द एन फैक्टर में होता है। बेसिसिटी क्या होता है, एन फैक्टर, समझ गए। बेसिसिटी एन फैक्टर होता है, तो इसमें नंबर ऑफ OH बॉन्ड कितने, 3, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, B, दैट इज द 3, और अगर B 3 है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज द 3, दैट सिंपल। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, दैट इज द 2, अगर बेसिसिटी 2 है तो एन फैक्टर कितना होगा, दैट इज द 2। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1, क्योंकि एक ही OH बॉन्ड है, तो अगर एक OH बॉन्ड है बेसिसिटी 1 तो एन फैक्टर कितना होगा, 1, दैट्स इट। तो ये एक्सेप्शनल केसेस में काउंट होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक्सेप्शनल केसेस में काउंट करके रटो नहीं, समझो कॉन्सेप्ट। ये तीनों आपके एक्सेप्शनल टाइप में, अगर आपको नहीं दिमाग में रहता तो याद कर लो। H3PO4 कैन फैक्टर 3, बहुत सारी गलतियां होती, बहुत 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 ज्यादा गलतियां होती हैं, बच्चा धोखा खा जाता है। H3PO3 एग्जाम में क्वेश्चन आया, H3 3 हाइड्रोजन देखे तो डायरेक्टली वो एन फैक्टर लिखेगा 3, और एन फैक्टर 3 मान के क्वेश्चन सॉल्व करेगा, जो कि आंसर इनकरेक्ट होगा, कई बार पूछे गए। तो H3PO4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, चाहे तो आप इससे याद कर लो या फिर आप याद कर लीजिए OH बॉन्ड, दैट इज द एन फैक्टर। बेसिसिटी वही आपकी बेसिसिटी होती है, वही एन फैक्टर होता है, स्ट्रक्चर बना के समझ लीजिए। तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1, 4 ऑक्सीजन 3, एन फैक्टर 3, 3 ऑक्सीजन एन फैक्टर 2, 2 ऑक्सीजन एन फैक्टर 1, दैट्स इट। यस, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, और ये तीनों वीक एसिड है, ये तीनों ही वीक एसिड है। इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एन फैक्टर थोड़ा सा मतलब 40 मिनट में होता ही कितना है, 40 मिनट टाइम हो गया ना, अबे 5 मिनट है यार, 11:20 में और होगा, चलिए। हाँ 1 मिनट है ना, अभी 1 मिनट तो बहुत, 60 सेकंड होते हैं जिंदगी में, 1 सेकंड बहुत होता है मैडम। चलिए ये एक्सेप्शनल आप याद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो एन फैक्टर आपके H3PO4 का 3, उसका 2 एंड H3PO2 का 1 फॉर एसिड। इस तरह से एसिड के एन फैक्टर आपके क्लियर हो गए एसिड का। अब बताइए HCl का एन फैक्टर क्या होगा। यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1। तो कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप घर से करके लाना। एन फैक्टर लिख लीजिए, कैलकुलेट द एन फैक्टर फॉर होमवर्क। पहला HCl, दूसरा है HClO4, तीसरा है HClO3, चौथा है आपका डाई बेसिक में तो एक ही होता है, H3PO4, H3PO3, H3PO2, HF, HCl, HBr, HI। अब आपको यहाँ पर एक लिस्ट भी बनवा देता हूँ, जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे। HCl, HBr, HI, ये 3 तो आपके हेलो एसिड हो गए, और 3 आपके हो गए H2SO4, ये डाई बेसिक एसिड है। देन नेक्स्ट आप लिख लीजिए HNO3,
हमने किया था ना इसका। नेक्स्ट आपका HNO3, देन आपका HClO4, HBr, HCl, HI, H2SO4, सिर्फ एक ही डाई बेसिक एसिड है जिसका एन फैक्टर 2 होगा, एंड देन HNO3, HClO4। ये 6 एसिड की लिस्ट है जो कि आपको याद रखनी है। यही आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। इनके रेस्पेक्ट में जो मिलेंगे सभी वीक होते हैं, सभी वीक। हाँ, उनसे कंपैरिजन करेंगे, वो 12th में हम पढ़ते हैं कंपैरिजन, तो थोड़ा बहुत आपकी कंपैरिजन में कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा, लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्रॉपर। इनमें आपका कभी कंपैरिजन नहीं होगा, ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके 6 एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, दैट इज द HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4। और कोई होता है हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, ये लिखा हुआ है HClO4 हाइपोक्लोरस एसिड। HClO3 को भी स्ट्रॉन्ग में काउंट कर लिया जाता है, बट एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग नहीं होता ये। HClO2 भी होता है, उसका भी देख लेना इन फैक्टर, ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। HClO भी होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दैट इज द 4, 5, 6, 7। ये 7 आपके होमवर्क है जिनमें आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ये 6 आपके स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट है, रट लो, याद कर लो। HBr, HCl, HI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं 4 हाइड्रोजन। इनमें H जोड़ दो, HF को छोड़ दो। HCl, HBr, HI, 3 तो ये हो गए, HCl, HBr, HI, दैट इज द स्ट्रॉन्ग। H2SO4, HNO3 और HClO4, 3 और आ जाते हैं, दैट इज द स्ट्रॉन्ग। इनके रेस्पेक्ट में जो मिलेंगे सभी वीक होते हैं। कल हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग की। ये सिर्फ 6 एसिड ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके रेस्पेक्ट में सभी वीक आएंगे, लेकिन 2 वीक एसिड का भी कंपैरिजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, एक और लिख लीजिए, CH3COOH, एसिटिक एसिड का भी एन फैक्टर बताना है। एसिटिक एसिड होमवर्क कल करके लाना। नेक्स्ट है आपका फॉर्मिक एसिड, HCOOH। 10th है आपका CH3, CH2, COOH, COOH। प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। ये बस 10 लिख लीजिए, बहुत है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है 10। और इनके रेस्पेक्ट में सभी वीक है। ये 6 एसिड के रेस्पेक्ट में जो मिलेगा सभी वीक है। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना पर्सनल, हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इज इट क्लियर? थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अरे क्या मैसेज किया था सर? कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सर इज इट इज कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा वही टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कोई डाउट? सर 3 एक्सेप्शनल, यस यस 3 एक्सेप्शनल है, H3PO4, H3PO2 एंड H3PO4, H3PO3, H3PO2। यार लास्ट में मैसेज करते हो आप लोग, कैलकुलेशन सॉल्यूशन कंसेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।